रूट जो है वो यहाँ से गुजर रहा था, सीधा मुस्तफा शुजाउर रहमान से जाके दुमोरिया मिल रहा था, लेकिन सिर्फ अपने वजीर की कोठी बचाई और हमारे घरों को बसमार करने के लिए यहाँ आ गए। नवाज शरीफ का हल्का है, यहाँ से हमने उसको जिताया है, लेकिन उसके बदले हमें बेघर किया जा रहा है, अपनों को नवाजा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़िशान। नाजरीन, पंजाब हुकूमत का अवामी मफाद में बनाया जाने वाला लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो मंसूबा इस वक्त शदीद अवामी तनकीद की जद में है और आम शहरियों के एहतजाज में सिविल सोसाइटी और सियासी जमातें भी अब शरीक हो चुकी हैं। आखिर सड़कों पर निकलने वाले इन लोगों के एतराज़ात हैं क्या? आम आदमी परेशान है कि 27 किलोमीटर तवील इस ट्रैक में उनके घर बार, दुकानें और दूसरी जायदादों को मिसमार किया जा रहा है। उन्हें सिर्फ चंद घंटों के नोटिस पर अपने इलाकों से बेदखल किया जा रहा है और 1.5 लाख फी मरला का ऐलान करके सरकार उन्हें सिर्फ 50,000 रुपए फी मरला दे रही है। सिविल सोसाइटी का ये इल्ज़ाम है कि पंजाब हुकूमत के इस मंसूबे से शालामार बाग, चुबुर्जी, ज़ेबुनिसा मकबरा और GPO जैसी जो 15 तारीखी इमारत हैं, इनके मुतासिर होने का भी खदशा है, क्योंकि हुकूमत आलमी कवानीन के बरखिलाफ इन इमारत के 200 फुट के अंदर मेट्रो ट्रेन की तामीर से इस तारीखी विरसे को तबाह करने जा रही है। सियासी जमातों को एतराज़ है कि ऑरेंज लाइन मंसूबे के लिए चीन से 166.4 अरब रुपए का महंगा कर्जा 20 साल के लिए हासिल किया गया है, मगर इस लागत में कर्ज पर अदा किया जाने वाला सूद, ज़मीन खरीदने की लागत, मंसूबे की जद में आने वाली सरकारी इमारत की तामीर और मुरम्मत और अवामी मकामात की दोबारा तामीर का जो खर्च है, इसको शामिल नहीं किया गया। यूँ सरकारी अदाद शुमार के बरखिलाफ इस मंसूबे की मजमूई लागत 200 अरब रुपए तक जा पहुंची है, यानी कि ऑरेंज मेट्रो मंसूबे पर 6 करोड़ 5,100 डॉलर फी किलोमीटर खर्च आएगा। अब सवाल ये है कि लाहौर की सिर्फ चंद फीसद आबादी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अरबों रुपए का ये मंसूबा लगाने की बजाय अगर इसी रकम को तालीम, सेहत, तवानाई सेक्टर और सिक्योरिटी सूरत हाल की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता तो क्या ये ज़्यादा बेहतर ना होता? क्या ये हमारी बदकिस्मती नहीं कि यहाँ आवाम भूखी मर रही है तो बदले में आवाम को मेट्रो बस दी जाती है, और अब जबकि बेरोजगारी का जिन भी बेकाबू हो रहा है तो हुकूमत उन्हें ऑरेंज लाइन मंसूबा पेश कर रही है। इस पर आज हम बात करें। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे चेयरमैन सेनेट रजा रबानी की, जिन्होंने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास न बुलाने से मुतल्लिक अब रूलिंग दे दी है और कहा है कि वफाकी हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आइन के तहत मुश्तरका मफादात काउंसिल का जो इजलास है ये 90 रोज गुजरने के बाद बुलाया जाना बहुत जरूरी है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता 11 माह से ये इजलास नहीं बुलाया, जिससे वफाक और सूबों के दरमियान जो मसाइल हैं इनमें इजाफा होता चला जा रहा है। आखिर हुकूमत मुश्तरका मफादात काउंसिल का ये इजलास क्यों नहीं बुला रही? क्या तमाम सूबों से मुशावरत के बगैर वफाक मुल्क के लिए क्या दुरुस्त फैसले कर सकता है? इस पर भी आज हम बात करें। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं। कुछ ही देर में हमें PTI की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा लाहौर स्टूडियोज़ में ज्वाइन करेंगी। कराची से हमें ज़फ़र हिलाली साहब ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे साथ औरिया मकबूल जान साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे, जो इस प्रोजेक्ट के बारे में इस प्रोजेक्ट को भी देख रहे हैं। उनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्यों लोग इस पर एहतजाज कर रहे हैं। सबसे पहले मैं औरिया मकबूल जान साहब से बात करूंगी। बहुत शुक्रिया औरिया साहब। अब मंसूबे तब कामयाब होते हैं जब लोग उसे अपने लिए सहूलत तस्वुर करते हुए हुकूमतों के फैसले को अप्रिशिएट करें, ना कि उसके खिलाफ सड़कों पर आ जाएं। क्या ये इस मंसूबे की नाकामी नहीं है कि जिन लोगों के लिए मंसूबा बनाया जा रहा है, जिन लोगों के लिए ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा बनाया जा रही है, ट्रेन चलाई जा रही है, वही लोग आकर इस मंसूबे के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं? क्या ये नाकामी जाहिर नहीं करता इस मंसूबे की? देखिए, एक बात तो ये है, एक बहुत मशहूर शख्स है, उसका नाम है जॉन परकिंस, उस कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। ये शख्स जो था, इसको वर्ल्ड बैंक ने कर्जे देने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों में भेजा था कि जाए और लोगों को कर्जे दे। वो शख्स कहता यह है कि जिस मुल्कों को हम मकरूज करना चाहते हैं, हम उनको खराब करना चाहते हैं, हम उनकी जिंदगी तबाह करना चाहते हैं, वहाँ हम बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल कर्जे देते हैं। हमसे पुल बनवा लो, हमसे मोटरवे बनवा लो, हमसे ऑरेंज ट्रेन बनवा लो, हमसे मेट्रो लगवा लो, हमसे एयरपोर्ट बना लो। हम ना हेल्थ में कर्जा देते हैं, ना एजुकेशन में कर्जा देते हैं। असल मसला ये है
अब देखिए आज से 20 साल पहले आपने मोटरवे बनाई, अब मोटरवे के एक तरफ भी 1-1.5 करोड़ भूखा नंगा मुफलिस नादार बैठा हुआ है, मोटरवे के दूसरी तरफ भी 1.5 करोड़ मुफलिस नादार बैठा हुआ है, ना वहाँ पानी है, ना वहाँ बिजली है, ना वहाँ खाने को सामान है, ना वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज है, और 400-500 गाड़ियां रोज की गुजरती हैं या 4-5 हजार गाड़ियां गुजरती हैं। ऐसे लगता है कि जैसे आप ह्यूमन सफारी में गुजर रहे हैं। और बच्चों को आप दिखाते हैं, ये देखो हमारे किसान कैसे होते थे, ऐसे होते हैं, ये देखो हमारे जनाब जौहर में इंसान और बच्चे कैसे इकट्ठे, इंसान और जानवर पानी पीते हैं। ये है हमारा बुनियादी तौर पर मसला। अब जहां पर लाहौर का ताल्लुक है, मैं डीजी आर्कियोलॉजी रहा हूं इस जमाने के अंदर। शहबाज शरीफ साहब जब पहली दफा बने थे तो उन्होंने मुगलों का हाइड्रोलिक सिस्टम तबाह किया था, और यूनेस्को ने पाकिस्तान के शालामार बाग को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से खारिज कर दिया था। हम जब भी जाके उसको फ्रांस में कहते थे हमें दोबारा कर दें, हमने इतना अच्छा काम कर लिया है, तो कहते हैं कि तुम जैसे लोग इनसेंसिटिव लोग हो कि तुम सिर्फ एक रोड को चौड़ा करने के लिए दुनिया का। तो इस हुकूमत के बारे में फिर ठीक कहा जाता है कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें लोहा और सरिया इस्तेमाल ना हो, उस प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। तालीम हो, सेहत हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, ऐसा मंसूबा जिसमें ये दो चीजें इस्तेमाल ना हो, इनके लिए वो मंसूबा कामयाब नहीं होता, ना ये शुरू करते हैं। नहीं, उससे भी ज्यादा ये देखें बेहिसी की सूरत क्या है कि वो कहते हैं हमने गरीबों के लिए बनाया है। अब उस मोटर और वही गरीब सड़कों पर है। अच्छा नहीं, वो उसमें कौन सफर करता है? उसमें सफर करता है एक ऐसा गरीब आदमी जिसको रोजगार नहीं मिलता, एक ऐसा आदमी जिसका हेपेटाइटिस सी है उसको दवाई नहीं मिलती, एक ऐसा गरीब आदमी कि जिसके बच्चे ने खुदकुशी कर ली है उसको मुलाजमत नहीं मिलती। वो अपने एक ऐसे घर से, जिस घर में रात को बिजली नहीं आती, जिसमें पानी नहीं आता, जिसमें गैस नहीं आता, उस घर से निकलता है, 20 रुपए की टिकट लेता है, एयर कंडीशन बस में सफर करता है, और उसके बाद वापस उस घर के अंधेरे में लौट जाता है। ये है हमारे मुल्क की बदकिस्मती। यानी आप उसको 15 मिनट के बेहतरीन एयर कंडीशन सफर करवाने के बाद आप कहते हैं जाओ तुम अपनी औकात में वापस चले जाओ, जाओ अपने घर में चले जाओ जहाँ गुर्बत है, जहाँ अफलास है, जहाँ बीमारी है, जहाँ बेरोजगारी है। ये है हमारी औकात। सही। और ये सब साथ में जफर हिलाली साहब, आपको इस प्रोजेक्ट में कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नजर आते हैं? अब आप शाजिया थोड़ा सा ये सुने, कुछ थोड़े फैक्ट्स सुने आप। जी। इधर हमारे 18 मुल्क हैं, सिर्फ 18 मुल्क हैं जिन 177 में जिनका लिटरेसी रेट हमारे से कम है। सिर्फ 37 मुल्क हैं जिनका हेल्थ रिकॉर्ड हमारे से कम है। सिर्फ 17 मुल्क हैं पूरे दुनिया में जितने पूरा क्वालिटी ऑफ लाइफ पाकिस्तान से है। हर रोज मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस, कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। 6000 हेल्थ यूनिट्स में 3000 हेल्थ यूनिट्स फंक्शन नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं है, सिर्फ पेपर डॉक्टर्स हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के हालात देखें, ये इट्स अ डिसग्रेस, आपको शर्म आएगी। आपके टीचिंग हॉस्पिटल्स मेयो या जिन्ना देखें, वो भी वही हालत के हैं। अब आपको मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि ऐसे हालत में आपने 10 बिलियन रुपये निकाल के हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर पे एक ब्लडी ट्रेन के ऊपर डाल दिया। आप किस किस्म के लोग हैं? मैं समझना चाहता हूं किस किस्म के लोग हैं जो ऐसे फैसले कर सकते हैं, ऐसे क्रूअल जालिम फैसले, ऐसे इनसेंसिटिव हसास फैसले, माने कि ये जो हैं अपने लिए सिर्फ सोचते हैं, अपने फैमिली के लिए सोचते हैं, अपने चमचे के लिए सोचते हैं। क्या ये बादशाह है कि वो सिर्फ अपने वो समझते हैं हम उनके जागीर में आते हैं, जो स्टेट रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं लॉयल्टी और पेट्रियज अपने लिए बिल्ड करने, जो फेडरेशन का परवाह नहीं है, मैं कहता हूं प्रोविंस का भी परवाह नहीं है, वो सिर्फ एक शहर के पीछे लगे हुए हैं। माफ करिए, अगर ये हालत है हमारा तो हम एक ही तरीका है, हम किधर जा रहे हैं वो है डाउन। और मैं आपको बताता हूं इनके खिलाफ कोई ऑपोजिशन ही नहीं है। आप यकीन कर सकते हैं पीपीपी तो आपको पता है खत्म हो गया, उसको तो जरदारी साहब ने तबाह कर दिया। पीटीआई खड़ी हुई है इसके खिलाफ, पीटीआई खड़ी हुई है। अंदलीप साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, इनसे बात कर लेते हैं, इन्हें क्या एतराजात हैं? अगर मैं 1 मिनट और जी ले सकते हैं, खत्म हो गया। जी बिल्कुल ले सकते हैं आप। अच्छा, पीटीआई जो है
وہ کمزور ہے. I mean انشاءاللہ رائز کریں گے مگر اس وقت کمزور ہے. ایک ہی اپوزیشن ہے, وہ اپوزیشن ہے, اور آج کل وہ اپوزیشن ہے پلیز دا رول آف دی اپوزیشن, وہ ہے فوج. مگر فوج کی کنفیوژن ہے. فوج نے حد کیا کیا ہے, وہ اوتھ لیا ہے ٹو پروٹیکٹ دا کانسٹیٹیوشن. مگر میں پوچھ رہا ہوں کیا انہوں نے اوتھ لیا ہے ٹو پروٹیکٹ پاکستان؟ اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن کو تو آپ پروٹیکٹ کریں, آپ کو شاید نیا کانسٹیٹیوشن مل سکتا ہے, نیا ملک نہیں ملے گا. تو یہ میں اس لیے آپ کو پوچھ رہا ہوں, یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ کب تک یہ معاملہ ایسا چلے گا؟ ٹھیک ہے, مجھے بریک لینی. ناظرین واپس آتے ہیں چھوٹے سے کے بعد. واپس آ کے اندلیب سے پوچھیں گے کہ آخر یہ پاک چین لازوال دوستی کا شاہکار ہے, پی ٹی آئی کو اس پر کیا اعتراضات ہیں؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اندلیب 2 لاکھ سے زائد افراد جو ہیں وہ روزانہ اس پر سفر کریں گے. پاک چین دوستی کا لازوال شاہکار ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا. آپ لوگوں کو کیا اعتراضات ہیں اس پر؟ شازیہ, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انفراسٹرکچر ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن انفراسٹرکچر 2 لاکھ لوگوں کے لیے ہونا چاہیے ایٹ دا کاسٹ آف میرے خیال ہے 1.5 کروڑ لاہور کی عوام ہے اور 12 کروڑ جو ہے وہ پنجاب کی عوام ہے. اگر 2 لاکھ بندوں کے لیے آپ نے یہ کر دیا, اور جیسے آپ نے میٹرو بس کا بھی دیکھا ہے کہ 64 بسیں ہیں, اور ساری سٹڈیز آ چکی ہیں کہ ان 64 بسوں پہ 30 ارب وہ کہتے ہیں, ایسٹیمیٹ ہے 50 ارب لگا ہے. اگر آپ عام عوام کے لیے بسیں خریدتے تو 4300 بسیں آنی تھیں. 4300 بسوں سے آپ 1 کروڑ کو فائدہ پہنچا سکتے تھے. تو ایک تو وہ ہے کہ یہ جو 2 لاکھ ہیں یہ 98.99% لوگوں کو ڈپرائیو کر رہے ہیں کہ ان کو بھی ٹرانسپورٹ مل جائے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے جو میں پشاور میں بھی تو خاصا بس اسکیم شروع کرنے آپ لوگ جا رہے ہیں. جی ہم بالکل وہ بس شروع کریں گے, اور وہ اس میں میس ٹرانزٹ بس ہوگی, جس میں آئی تھنک ایسٹیمیٹ ہے کوئی 8.5 ارب روپے کا, اور وہ بھی میس ٹرانزٹ بس ہوگی. اور وہ اس لیے شروع نہیں ہو رہا کیونکہ خواجہ سعد رفیق صاحب وہ جو ریلوے والا علاقہ پڑا ہوا جس پہ کچھ نہیں ہو رہا, وہ ہمیں نہیں دے رہے, اور اس پہ ہماری حکومت نے بہت کچھ کیا. لیکن کمنگ بیک ٹو دی اورنج ٹرین, ہر لحاظ سے آپ دیکھ لیں, اگر ہمارے آرکیٹیکٹس ہیں, چلیں پی ٹی آئی تو کہتے ہیں نا کہ پوائنٹ سکورنگ کرتی ہے اپوزیشن کی, اب آپ دیکھیں نیر دادا سے لے کے کامل آغا سے لے کے ہیومن رائٹس کے آئی رحمان سے لے کے تمام لوگ ہر جمعے کو سڑکوں پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ جی پی او کو کاٹ کے جب گزریں گے, شالامار کو شوں کر کے گزریں گے, چبرجی کے دائیں بائیں سے گھوم کے گزریں گے, اور آپ اگر ان ساری عمارتوں کو بالکل جس کو کہتے ہیں ایک کھنڈر بنا دیں گے, کیونکہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں ہم ان کو ختم تو نہیں کر رہے, ہم گرا تو نہیں رہے ان عمارتوں کو, تو مجھے بتائیں ایکسیس کیا ہوگی؟ اگر آپ دیکھیں کہ جو ریلوے ٹریکس ہوتے ہیں ان کے ارد گرد کیا ہوتا ہے, اور ان کے ارد گرد دنیا میں آپ نے کہیں کوئی تاریخی عمارت دیکھی ہے؟ کیونکہ وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں درختوں کو کیا ہو رہا ہے, انوائرنمنٹ کو کیا ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو پرائیورٹائزیشن کی بات, اور یہ آپ مقبول جان صاحب بھی کر رہے تھے, جب وزیر اعظم سے پوچھا جاتا ہے یا کسی بھی لیڈر سے پوچھا جاتا ہے کہ جی سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں دہشت گردی. اگر سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے تو پرائیورٹی نمبر 1 ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ جی اس میں جو سب سے بڑا فیلئر ہے وہ کیا ہے, نیکٹا فال نہیں ہوا کیونکہ انٹیلیجنس شیئر نہیں ہوتی. نیکٹا کے لیے آپ کے پاس 9 ارب روپیہ نہیں, مشکل سے رو کے 1.5 ارب دیا ہے. اس پہ 2 لاکھ بندوں کے لیے آپ کے پاس 165 ارب روپیہ ہے. 1.5 ارب 165 ارب 60,000 بچہ مر گیا ہمارا. اے پی ایس کے 150 بچے مر گئے, اور آپ وہ تو جنگ چل رہی ہے نا, وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ چل رہی ہے, تو اس کے لیے پیسے نہیں ہیں, آپ نے اپنے بچوں بچانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, اور 27 کلومیٹر میں آپ نے 2 لاکھ بندوں کو ٹرانسپورٹ دینے کے لیے آپ کے پاس 165 ارب روپیہ, اور وہ بھی بائی دا وے آپ اور ہم شور مچاتے ہیں تو اس کا فائدہ ہو جاتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ مان گئے احسن اقبال صاحب کے لون ہے, پہلے کہتے تھے انویسٹمنٹ ہے, آپ کہتے ہیں لون ہے, تو 165 ارب روپیہ وہ. دوسرا چلے تھینکس ٹو اس ہم نے وہ ریلیاں نکالی اورنج ٹرین کے خلاف, بیچارے بچے وہ جو غریب لوگ تھے ان کی جھونپڑیاں وہ اڑا رہے تھے, ان کے گھر اڑا رہے تھے,
तो अब 20 अरब रुपया उन्होंने फैसला कर लिया कि जी उनको भी देना पड़ेगा, क्योंकि पहले 1 लाख रुपया मरले के हिसाब से देना था, 50,000 रुपया मरले के हिसाब से लोगों को दे के फारिग कर रहे हैं। तो 20 अरब उस पे भी देना है। हाँ। 165 अरब 20 अरब मिला के, और उसके बाद उसका इंटरेस्ट मिला के 200-250 अरब रुपया उसके लिए मौजूद है। लेकिन आपको पास तालीम के लिए सिर्फ 25 अरब है। आपके पास 2 करोड़ जो हैं जिनको हेपेटाइटिस है पाकिस्तान में, 2 करोड़ अवाम को, ठीक है, उसके लिए पैसा। और ये साहब अगर आप भी ये समझते हैं, अंदलीब भी समझती है, हमारी अपोजिशन जमातें भी समझती है, हिलाली साहब भी समझते हैं कि ये मंसूबा अवाम के मफाद में नहीं है, और अवाम भी ये समझते हैं, लेकिन फिर हुकूमत के नजदीक इस मंसूबे में क्या मफाद है, उनके लिए क्या मफादात है ऐसे मंसूबों में? उसके लिए मफाद 2-3 है। पहली बात तो ये है कि उन्होंने एक चीज तय कर ली है कि ये कौम जो है ये मेले की शौकीन है। आप अंदाजा करें कि मैं इस्लामाबाद में देखता हूँ कि लोग गाड़ियों में आते हैं, गाड़ियां पार्क करते हैं और 20 रुपए का वो झूला लेके उसके अंदर और मेट्रो ट्रेन पे और बस पे और वापस आ जाते हैं। बच्चों को झूला दिखा रहे होते हैं। जिस वक्त नवाज शरीफ साहब ने मरी रोड बनाई थी ना शानदार, तो उनको पता था कि लोगों को खाना मिले ना मिले, रोटी मिले ना मिले, वो जब आके देखते हैं तो कहते हैं जी क्या बात है, मरी की उन्होंने रोड कितनी अच्छी कर दी, जिंदगी आसान हो गई है। ये है पाकिस्तान का मिजाज बना दिया इन लोगों ने। अब ये ट्रेन जो देखते हैं, मेट्रो को देखते हैं, उनके नजदीक ये बुनियादी तौर पर एक किस्म का एक डिज्नी लैंड है। उन्होंने इनको डिज्नी लैंड बना के दिया हुआ है। इसके बाद कोई ब्लू और पर्पल लाइन भी शुरू होनी है। शर्म आनी चाहिए कि पिछले साल 1,40,000 बच्चा नमूनिया से मरा है। इसकी FIR शहबाज शरीफ साहब पे होती है कि नहीं होती है? आपने हेल्थ का बजट कट करके, आपने बाकी चीजों का बजट कट करके आपने मेट्रो बस बनाई। आपने आप देखे, अस्पतालों के अंदर जाके देखे। मैं तो उस जमाने में ब्यूरोक्रेसी में था, उनके पास जब सैलाब आया था तो सांप के काटने का वो होता है त्रियाक, वो नहीं था, एंटीवेनम ड्रग नहीं होती थी और लोग मर जाते थे। आप कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ? आपको अंदाजा नहीं है कि अगर ये एक दफा सैलाब उठा तो ये मेट्रो ट्रेन और ये सब कुछ आवाम की सैलाब की जद में आ जाएगा। जफर हिलाली साहब, कराची में भी तो ऐसा कोई मंसूबा शुरू होने जा रहा है, क्या वहां पर भी अवाम का यही रद्द अमल है? कराची में क्या मंसूबा शुरू होगा कि जब आपके चीफ मिनिस्टर्स जो इधर हैं वो उठ के बार बार रोज रोज कहते हैं कि हमारा हक मारे जा रहा है, हमें गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं पेट्रोलिंग के लिए जो चाहिए, हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं जो हमारे मंसूबों को है इम्प्लीमेंट करने के लिए, हमें फेडरल गवर्नमेंट स्टेप ब्रदरली ट्रीटमेंट दे रहा है। आप तो मैं आपको क्या बताऊं, ये आपके अगले सेगमेंट में ये आ रहा है CCI की बातें। ये जो अगर आप एक शाह साहब जो हैं इनके फाइनेंस मिनिस्टर, इनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुने वो उन्होंने क्या कहा है, वो तो ऐसा लगता है कि ऑलरेडी ये फेडरेशन से कॉन्फेडरेशन तो छोड़ें, ये कॉन्फेडरेशन अब हो गया है। अब तो ऐसा लगता है कि दे आर गोइंग फॉर इंडिपेंडेंट स्टेट्स। उन्होंने सीधा कहा है कि हम गैस को इधर से पंजाब को नहीं जाने देंगे, इसलिए कि हमारा गैस जो है 68% ऑफ गैस जो सिंध में बचता है वो ले जा रहे हैं पंजाब को और हमें महंगा गैस दे रहे हैं। यही बातें हो रहे हैं जो ईस्ट पाकिस्तान में होते थे। अब आप देखिए ये किधर तक और कब तक ऐसा चलेगा। ये डेप्रिवेशन जो है दूसरे प्रोविंस का, सेंस ऑफ डेप्रिवेशन, अनफेयर ट्रीटमेंट, हर किस्म की क्या कह सकते हैं आपको, डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है, माफ करिए अगर ये ऐसा ही चला तो शायद लाहौर विल बी वर्थ विजिटिंग, मगर एक वीजा लेके जाना पड़ेगा उधर, मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो ऐसा नहीं पहुंच सकेंगे आप लाहौर अगर इसी तरीके से चला। ऑलरेडी लोग कहते हैं 30-40% डेवलपमेंट कराची से ज्यादा है। भाई हम एक मुल्क है, हम इवन डेवलपमेंट चाहिए। रिमेंबर ईस्ट पाकिस्तान, और अगर आप यू डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री देन यू आर कंडेम्ड टू रिपीट। ठीक है, मुझे ब्रेक लेने दें नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद ख्वाजा कोशिश करेंगे कि ख्वाजा अहमद हसन भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हों जो इस प्रोजेक्ट को देख भी रहे हैं, एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अंदलीब कोई बड़े पैमाने पर एहतजाज का PTI को इरादा रखती है? आप लोग भी अपनी ऐसी सियासत चमका रहे हैं। देखिए जी, हमने तो पहले ही 5 मुतालबात भी रखे हैं, 5 मुतालबात भी रखे हैं। इजलास जो है वो शुरू हुआ है, हमारा पूरा प्लान है कि पूरी
असेंबली के अंदर इनको इन सब चीज़ों पे टफ टाइम देना। आपको पता ही है, ना तो कॉल क्वेश्चंस करते हैं, ना इनके मिनिस्टर आते हैं, लेकिन अगर इन्होंने अटेंशन ना दी जैसे ये पहले नहीं देते रहे और जबरदस्ती बुलडोज करके बिल पास करवाते रहे, हम जनाब सड़कों पे बिल्कुल आएंगे। आप ये देखें कि रंगबाजी के सिवा शाजिया कुछ भी नहीं है। पहले येलो कैब थी, आपको पता है कि येलो कैब का आज तक पता नहीं चला कि जी उसका क्या हुआ, अरबों खरबों चला गया। उसके बाद जनाब अब ये मेट्रो आई है लाल रंग की, अब ट्रेन आई है ऑरेंज रंग की, और ग्रीन लाइन भी आ रही, अभी ब्लू और पर्पल भी आनी है। ब्लू और पर्पल और ग्रीन, तो रंगबाज, ये सारे रंगबाज हैं। इनको रंगबाजी से फुर्सत मिले सवाए इनको उल्टे सीधे रंग करने के, अंदर कुछ भी नहीं होता, अंदर इनकी अपनी जेबें होती हैं और ये मैसेज पैसा होता है। लेकिन मैं एक बात औरिया मकबूल जान साहब की ज़रूर साइड करूंगी कि मेरे ख्याल है अवाम के पास भी अब वक्त आ गया है कि तालियां मारने के बजाय देखें कि जी ये क्या है। ये एक जिसको कहते हैं ना कि खुद नुमाई का जो शौक है, अवाम की अवेयरनेस इतनी हो जानी चाहिए कि अवाम को इसको जिस तरह से बाहर निकले हमारे साथ सड़कों पे और अपने हकूक के लिए निकले, ऑरेंज ट्रेन पे या येलो कैब पे या ग्रीन लाइन पे या ब्लू और पर्पल पे अवाम को खड़े होना चाहिए, क्योंकि इसके आने से उन पे टैक्स लगता है। अभी जो आप कह रही हैं पीआईए में 300 अरब रुपया खसारा है, तो ये जो मेट्रो लाल रंग की बस गुजर रही है इस पे 30 अरब रुपया खसारा है, और वो कौन दे रहा है? वो ये अवाम दे रही है टैक्स लगा लगा के। तो जितनी ये चीजें बनाएंगे उतना उन पे टैक्स ज्यादा होगा, उतना उनकी तालीम और सेहत के लिए कम होगा। हर पाकिस्तानी 1 लाख रुपए का और हर पाकिस्तानी इस मैं आपको बता दूं, इस हुकूमत ने 5000 अरब रुपए का कर्जा लिया 2.5 सालों में। पिछले 60 सालों में इतना कर्जा नहीं लिया गया जितना 2.5 सालों में लिया, एंड इट इज इंक्रीजिंग। तो और दूसरी बात यह कि ये जो हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, चाहे ये ऑरेंज मेट्रो ट्रेन है या ये एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब लोन्स हैं और हमने वापस करने हैं। और वापस कैसे करेंगे? आप और मैं टैक्स देंगे, हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे देंगे। और ये साहब कुछ गुज़श्ता साल हमने देखा कराची में गर्मी की वजह से कितनी अमवात हुई, सारी सिचुएशन सबके सामने है। इन्हें इस तरह के मंसूबे शुरू करने से पहले सेहत आमा के असरात का जायजा नहीं लेना चाहिए कि अवाम की सेहतों पर क्या असर पड़ेंगे? ज़ाहिर है ऐसे मंसूबे अगर आपने शुरू करने हैं तो आपकी ग्रीन बेल्ट्स भी आएंगी, हजारों दरख्त भी कटेंगे, लोगों की सेहतों का भी नुकसान होगा। क्या इन चीजों को रिसर्च नहीं करना चाहिए पहले? देखिए, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि जिनके अस्पतालों में मरीजों की गर्मी से बेहाल हो जाएं, जिनके अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर्स में एयर कंडीशन ना हो, लेकिन जिनके मेट्रो स्टेशन के ऊपर जनरेटर लगे हो ताकि वो वहां पर उनका एयर कंडीशन खत्म ना हो सके। इससे ज्यादा बेशर्मी की बात नहीं हो सकती कि अस्पताल में वो मरीज और वो थिएटर वो जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर वो लोग उसके अंदर मर रहे हो और सड़ रहे हो, और उनके बिल्कुल सामने से जो मेट्रो गुजर रही हो उस मेट्रो के अंदर जनरेटर लगा हो और उससे ताकि आपकी बत्तियां जलती रहे और आपको जो रात के वक्त वो खूबसूरत नजर आता रहे। ये है सूरत हाल। मसला सारा पता क्या है? मसला सारा ये है कि ये जो शहबाज शरीफ साहब है ना, इनकी एक जेब में प्रॉब्लम्स होते हैं और दूसरी जेब में इन्होंने खुद ही सोल्यूशन बनाए होते हैं। इनका मसला ये है कि इन्होंने जिंदगी में समझ लिया हुआ है कि जो वो सोचते हैं वही इस मुल्क की खैर खाई है। ऐसा नहीं हुआ करता। ये जितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, पाकिस्तान में 90% जो टैक्स है वो गरीब आदमी देता है। बिल्कुल। और वो गरीब कोई अमीर आदमी टैक्स नहीं देता। आप साबुन लेने जाते हैं, आप टैक्स देते हैं। आप फिल्म देखते हैं, आप टैक्स देते हैं। आप जूता खरीदने जाते हैं, आप टैक्स देते हैं। उस 90% टैक्स में से आप ऑरेंज ट्रेन बनाते हैं और कहते हैं हमने गरीबों के लिए बनाया। और भाई गरीबों से पूछो तो सही, तो तुमने किससे बनाया है? और दूसरी जो खतरनाक बात यह है, सबसे खतरनाक बात यह कि मैं रात को सोया होता हूँ और मैं 5-10 रुपए का मखरूज देता हूँ रोज रात को। ये मुझसे पूछते हैं कर्जा लो, मुझसे पूछते हैं कि मुझे मकरूज करो, मुझे पूछे बगैर मुझसे कर्जा लिया जाता है और नस्लें ये कर्जा अदा करेंगी। आपकी जीडीपी के जब 50% पे कर्जा आ गया, उन्होंने कह रहे हैं ये न्यूक्लियर प्रोग्राम हमें दे दो, और ये होने वाला है और ये इस मुल्क के साथ खेल रहे हैं ये लोग। सही। ज़फर इलाली साहब, मेरे ख्याल में कि जो मकबूल साहब ने कहा है, मैं भी पहले कहता रहा हूँ, लास्ट प्रोग्राम में मैंने कहा था ये पूरा जो IMF और वर्ल्ड बैंक का खेल है वो यही है कि हमें इतना इंडेटेड कर दें कि एक वक्त आएगा और वो कहेंगे अब एक ही चीज़ हो सकता है अगर आपको पैसे चाहिए और अगर आपको खाना खाना है, वो ये है कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फोरगो करें। ये तो हम समझते हैं,
देखिए मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ. इन लोग जो हैं, ये जो बिजनेसमैन गवर्नमेंट जो है, इन्होंने 5 दफ़े पोस्टपोन किया है टैक्स डेट. टैक्स का डेट जो रिटर्न्स हैं 5 दफ़े इन्होंने पोस्टपोन किया है. अब लोग हंस के कह रहे हैं कि अब सितंबर को दो साल के टैक्स आपको देने पड़ेंगे. क्या कर रहे हैं? आप समझ सकते हैं कि सेंसस एक चीज होता है, सेंसस जो 35 साल से 30 साल से, लास्ट सेंसस 1988 में हुआ था. आप सोचे, बगैर आपको पता हो कि कितने लोग हैं इस मुल्क में, आप फूड सिक्योरिटी कैसे बना सकते हैं, आप प्लान कैसे कर सकते हैं. और ये जो एग्रीकल्चर की कमोडिटीज के जो लॉसेस हुए, आपको पता है लास्ट ईयर से 40% कम है प्राइसेस टू द फार्मर. फार्मर बेचारा 40% कम. इन्होंने 5,000 का पैकेज दिया है. उस 5,000 के पैकेज में से आप यकीन करेंगी कि 1,000 रिश्वत पटवारी लेता है साइन करने के लिए कि ये 1 एकड़ जो जमीन है ये वाकई तुम्हारा है. I mean to say, हर वे, everywhere you look, corruption, maladministration and bad governance. तो कब तक ये मुल्क बचता है? माफ करिए, लोगों को बुरा लगता है जब मैं कहता हूं ये इज ऑलरेडी अ फेल्ड स्टेट. ये ओवर द क्लिफ और नीचे नहीं जा रहा है, ये जमीन को टक्कर खा गया है. अब यही हमने समझना है कि क्या आर वी बैटर्ड एंड ब्रूज्ड या हम मर गए. अब ये पता चल जाएगा जल्द. सही. मैं आपको ये बता दूं कि हम कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी कोई नुमाइंदगी हो जाए. ख्वाजा अहमद हसान साहब से भी बात हुई थी कि वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, लेकिन समझ नहीं आ रही, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं. वो प्रोग्राम देखते हुए इस पर बात नहीं करना चाह रहे हैं. हम उनसे बहुत से सवालात करना चाहते थे कि लोगों के साथ ज्यादती क्यों की जा रही है. जिन लोगों के लिए आप लोग मनसूबा बनाने जा रहे हैं, आखिर वही लोगों के आपके खिलाफ सरापा एहतजाज क्यों है? मनसूबा उन्हीं के लिए दर्द सर क्यों बना? कोई लाइन पे है? मुझे बताया जा रहा है ना उज़मा बुखारी साहब फ़ोन उठा रही हैं ना, और ये ना ख्वाजा अहमद हसान साहब जो हैं वो फ़ोन उठा रहे हैं. और ये मकबूल जान साहब, जब इस तरह के मंसूबे आप शुरू कर देते हैं, कर्जे लेकर शुरू करते हैं, और उसी अवाम के लिए जिन्होंने आपको वोट देकर मुंतखब किया होता है, तो ये अवाम की गलती होती है कि बार बार ऐसी ही लोगों को, ऐसी ही पार्टियों को दोबारा चुनते हैं जो उनके लिए दर्द सर बनते हैं. देखिए, पाकिस्तान का जो इलेक्शन सिस्टम है बहुत फॉल्टी है. उसकी वैसी वजह मैं खुद 6 दफा रिटर्निंग अफसर रहा हूँ. पाकिस्तान में वोट जो है ना वो आवाम नहीं देते. एक गांव होता है जिसमें 500 घर होते हैं. उस गांव के ऊपर 5 गुंडों का कब्जा होता है. वो गुंडे जो हीरोइन बेचते हैं, वो गुंडे जो शराब खाना चलाते हैं, वो गुंडे जो जुआ खेल करते हैं, और वो जो होते हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होते हैं, और SHO उनके दस्तरखान पे खाना खाता है. पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल सिस्टम है ये होस्टेज है. ये उसको लोगों ने होस्टेज बनाया हुआ है. अब कोई अपनी मर्जी से, वो वोट की बात है, वो तो बेटियों के रिश्ते भी उनकी मर्जी से करते हैं. वो तो उसका थड़ा जो है ना उसका घर के बाहर, वो भी उसकी मर्जी से चू नहीं कर सकते. पाकिस्तान के अवाम जो है वो चंद गुंडों के मफलूज रह रहे हैं. और ये वो लोग हैं कि जो जिस जब चाहे इशारा करते हैं तो उस तरह वोट देते हैं. जहां वोट किसी दूसरी पार्टी को न दे अपनी मर्जी के खिलाफ, तो वो कत्ल हो जाए, या उसकी बेटी अगवा हो जाए, या उसका बेटे को जाए उसको उसके हाथ काट दे जाए, वहां आप समझते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है. पाकिस्तान में वोटिंग सिस्टम कोई नहीं है. पाकिस्तान के अंदर कुछ ग्रोह हैं जो वोटों के साथ कुछ ग्रोहों को मुंतखब करते हैं. अच्छा, एक और सवाल, पाक चाइना दोस्ती आखिर सड़कों पर, पुलों पर, ऐसे मेट्रोस पर और इस तरह के मंसूबर पर आकर ही क्यों जो है ना हमें वो लाजवाल दोस्ती लगती है? हम ये दोनों ममालिक मिलकर कोई डैम क्यों नहीं बनाते? बिजली के बड़े बड़े मंसूबे क्यों नहीं शुरू करते? बहुत अजीब बात आ गई है कि चाइना ने कह दिया कि हम डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे उसके. आपको पता है, और इतना शर्मनाक बात क्या होगी आपके लिए कि आपका चीन आपका दोस्त है, वो भी ये कहना शुरू हो जाए कि तुम इन्फॉर्मेशन गलत फीड दे रहे हो. तो ये तो बहुत बुरी हालत है ना. मतलब ये कि तो वो तो भरोसा करते हैं आपकी हुकूमत पे. मैं पहले तो शाजिया, मैं औरिया साहब की बात को सेकंड करूंगी, और हम पहले इसको कहते रहे, और आपने हमें सारों को कहा कि जी धांधली 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 कहते. जब तक कि ये सिस्टम ठीक नहीं होगा, कैसे आप सही बंदों को लेके आएंगे? आवाम की राय रिप्रेजेंट नहीं होगी. दूसरी बात है, क्यों ये सारे मंसूबे करते हैं? इन मंसूबों के अंदर आपको जितनी बड़ी कमीशन होती है, और उन मंसूबों के अंदर आपको करप्शन को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप ओवर इनवॉइसिंग करते हैं.
آپ اس کے اندر بلڈ اپ کرتے ہیں ایکسپینسز اتنے بڑے بڑے اور اتنے زیادہ اور اتنے کمپلیکیٹڈ. جیسے اب LNG کا دیکھیں, کانٹریکٹ کر کے آئے خاقان عباسی صاحب, ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ جی یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں, وہ کہیں جا رہے ہیں ٹرانسپیرنٹ ہے, آپ بتائیں میں لے آؤں گا, ابھی تک وہ پارلیمنٹ پہ نہیں لے کے آئے. آپ ڈھونڈ کے لائیں نا ٹرانسپیرنٹ کیوں نہیں ہے, اور وہ ہمارے پاس ساری وہ رپورٹ ہے جس کو نیب کے پاس بھی گئی ہوئی ہے, جس پہ کہا ہے کہ سب سے مہنگی پرائس میں لیا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے, یہ نیب کی تحقیق ہی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ نیب کے اوپر بھی وہ بندہ بیٹھا ہے جو انہوں نے خود اپنا بندہ بٹھایا ہوا ہے, جس کی وجہ سے یہ چپ کر جاتے ہیں اور اپوزیشن بھی چپ کر جاتی ہے, کیونکہ ان دونوں نے مل کے قمرالزمان چودھری صاحب کو, جو کہ خود کرپشن میں انوالو تھے, اس کا باس بنایا ہوا ہے, اب ان کو تالیاں مار رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اندلیب آپ کا, اور یا مقبول جان صاحب آپ کا پروگرام شمولیت کے لیے بہت شکریہ. ناظرین وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا, واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس جو کہ آئین کے مطابق 90 روز گزر جانے کے بعد بلانا بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن 11 ماہ گزرنے کے باوجود حکومت نے ابھی تک اجلاس نہیں بلایا. کیا وجہ ہے؟ ہمیں اب جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب نے. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا. جنرل صاحب, یہ بات ٹھیک نہیں لگتی کہ حکومت کو پارلیمنٹ, اجلاس, یہ سب کچھ تب یاد آتا ہے جب حکومت بحرانوں کا شکار ہو, دھرنے والے باہر بیٹھے ہوں, حکومت کی ناک میں دم کیا ہو, پھر حکومت کو سب اجلاس وغیرہ یاد آتے ہیں. آئین کے تحت آپ لوگوں نے اجلاس بلانا تھا, بلا ہی نہیں رہے مشترکہ مفادات کونسل کا. دیکھیں شاذیہ, یہ بات ٹھیک ہے کہ آئین کے تحت اس کی ریکوائرمنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بھی ملک کی یکجہتی کے لیے بہت سے پوائنٹس جہاں آپ کے ڈیفرنسز ہیں, یہ ایک اچھا فورم ہے جہاں بیٹھ کے آپ ان کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو میں اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر یہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے کہ 90 ڈیز میں, اور یہ 18th امینڈمنٹ میں اس کو ریگولیٹ کیا گیا ہے, تو آئیدر تو یا ہمیں اس امینڈمنٹ کو ریوزٹ کر کے اس کو ماڈیفائی کرنا چاہیے اگر کوئی پریکٹیکل ڈیفیکلٹی ہے, ادروائز میرے خیال میں اس کو ایڈہیر کرنا بڑا ضروری ہے. اور اس کا جواب آئی ایم شور کہ چونکہ 15 دن کی وہ کہا ہے چیئرمین سینٹ نے, تو اس کے اوپر حکومت اپنی رسپانس ضرور دے گی. میں یہی تو پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے آئی ایم شور بیک گراؤنڈ کنسرنڈ جو منسٹری کے لوگ ہیں یا حکومت کے لوگ ہیں وہ ضرور اس کی دیں گے. میں بالکل ان نیسیسریلی جسٹیفائی بالکل نہیں کرنا چاہتا. میں 100% ایگری کہ جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس ہیں ان کے مطابق چلنا ضروری ہے. اور دوسرا, چونکہ ہمارے ملک کے اندر 4 صوبے ہیں, مختلف زبانیں ہیں, مختلف حکومتیں ہیں, تو آل دی مور ریزن کہ ان کے وہ ایشوز جو کہ ہم ادروائز نہیں حل کر سکتے, ان کو یہ کونسل آف کامن. تو اس بات کو بھی انڈورس کریں گے کہ پرائم منسٹر صاحب اپنی کچن کیبنٹ سے باہر ہی نہیں نکلتے, انہیں فرصت ہی نہیں ملتی؟ نہیں, دیکھیں پرائم منسٹر, آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہمارا دور ہے یہ ہیجان خیز قسم کی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہے کہ پرائم منسٹر آج ادھر ہیں, کل کسی ایک کنٹری میں, پھر کوئی اور ایک بحران ہے. یہ PCs بہت سی بلائی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ سے بھی ایک قسم کا زیادہ یعنی سپرا ایک ارینجمنٹ ہے کہ PCs کے اندر بہت سے مسائل کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے. تو لیکن آئی وڈ سے کہ اگر آئین کے اندر ایک چیز ہے تو اس کو آپ آبویسلی اوائڈ نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو ایڈہیئر ٹو دیٹ. بٹ آئی ایم شیور کہ اس کا ریسپانس کنسرن آپ کو منسٹر اور گورنمنٹ کا جو ریپریزنٹیٹیو ہوگا, ہی ول بی ایبل ٹو گیو یو دی آنسر. ظفر العالی صاحب. دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشن فالو نہیں ہوا اور اس کیس میں کانسٹیٹیوشن نہیں فالو کیا گیا تو کون ہے جو امپلیمنٹ کرے گا؟ 58(2)B تو آپ کے پاس ابھی نہیں ہے, تو کون ہے جو پارلیمنٹ کو کہے گا تم لوگ اپنے کانسٹیٹیوشن کے تحت نہیں چل رہے ہو لہذا گورنمنٹ ڈسمسڈ؟ کوئی نہیں. آپ سپریم کورٹ کو جائیں گے, سپریم کورٹ آپ دیکھیں گے, میرے خیال میں کچھ لوگ جائیں گے مگر آپ دیکھیں گے وہ ایک مڈل کا راستہ نکالیں گے. تو یہ ایک اس ملک میں, معاف کریے, ہمیں پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے, اور سہولت مرزا اور عزیر جو بھی ہے بلوچ نے بتا دیا ہے that you can get away with murder. تو یہ کانسٹیٹیوشن وائلیشن کرنے کا کیا بڑی بات ہے. دوسری بات, یہ جو اگریمنٹ سائن ہوا ہے LNG کا, یہ CCI کا نہیں تھا, ڈسکشن نہیں ہونا تھا.
देखिए सिंध क्या कह रहा है आपको पता है, ये मुराद अली शाह कह रहा है कि आप सिंध को विंड पावर से डिप्राइव कर रहे हैं। आप देखें ये क्या कह रहा है मुराद अली शाह 14 सितंबर 2015 के कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप हिंदुस्तान के साथ मिले हुए हैं एंड यू आर डिप्राइविंग सिंध ऑफ इट्स राइट्स। अब आप सोचिए इस हद तक बातें आ गई हैं, क्यों? इसलिए कि फीलिंग ये है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सीसीआई जब आप नहीं कॉल करते तो ये फीलिंग होगा। अब मजे की बात ये है, ये सब तो ठीक है, ये सिंध के गवर्नमेंट ये सब कह रहे हैं और पीटीआई भी ये कर रहा है, मगर मैं उनसे पूछना चाहता हूं भाई आपने क्यों नहीं फॉर्मली आस्क फॉर अ मीटिंग ऑफ द सीसीआई? आप यकीन करें ये सब शोर मचा रहे हैं, सीसीआई का मीटिंग नहीं हुआ है, मगर एक सूबा ने फॉर्मली इस सीसीआई की मीटिंग के लिए फॉर्मली अप्लाई नहीं किया है। क्यों? मेरे ख्याल में ये आई हैव नो आंसर। तो ये स्टेट ऑफ अफेयर्स इस मुल्क में ऐसा है कि वी शुड गेट अप, स्मेल द कॉफी, और अगर हम जल्द से जल्द इकट्ठे नहीं हुए पता नहीं क्या हो सकता है। अब जनरल साहब गैर आईनी काम तो पार्लियामेंट में भी हो रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही, ये कल हमारे प्रोग्राम में जफर अली शाह साहब हमारे प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट में गैर आईनी तौर पर बैठी हुई है पीटीआई, गैर आईनी तौर पर बैठी हुई है एमक्यूएम, तो आप तो एक और आइन की खिलाफ वर्जी का हुकूमत इस मुर्तकिब हो रही है उनको बिठाकर पार्लियामेंट में। आपके अपनी गवर्नमेंट के लोग कह रहे हैं, हुकूमत के लोग कह रहे हैं ये तो इन प्रिंसिपल तो आई टोल्ड यू कि इसमें कोई दो राय नहीं कि आइन के मुताबिक हमें चलना है, लेकिन आप ये देखते हैं कि आइन ये कैसा आइन के मुताबिक आप लोग चल रहे हैं? आज जब आपकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि दो पार्टियां गैर आईनी तौर पर बैठी हुई हैं पार्लियामेंट में, ये कैसा आइन है? ये देखिए मेरा ये ना फैसला आप कर सकती है ना मैं, ये अदालतों का काम है कि ये फैसला करना। कोई बंदा अदालत में चला जाए, कोर्ट्स ओपन है, वो ये बताएंगी कि आईनी है या गैर आईनी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं, मसलन आप देखें आर्टिकल 25 में ये है कि एजुकेशन जो शुरू में बच्चों की है वो मुफ्त होगी पूरे, लेकिन अभी तक ये कोप नहीं कर सके। उसके अंदर ये है कि आपके कवानीन ज्यादा सारे तकरीबन इस्लामी तरज के ऊपर उनको कन्वर्ट किया जाएगा। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ अभी होना बाकी है, तो बट ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आपके ऐसे इश्यूज हैं जो आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लेके आने चाहिए, अगर प्रोविंसेस इसके ऊपर अप्लाई नहीं भी करते तो एट टाइम्स हुकूमत खुद इसको मुल्क के मफाद में समझते हुए भी वो एक एजेंडा तैयार करते हैं। तो सूबों को तो साथ बिठाना चाहिए, वफाक अकेला पूरे मुल्क के फैसले नहीं कर सकता। जी कौन नहीं कर सकता? वफाक अकेला बैठ के चारों सूबों के पूरे मुल्क के फैसले नहीं कर सकता, सूबों को साथ बिठाना पड़ेगा। देखिए बात ये होती है, वफाक जो जमहूरी निजाम के अंदर होता है वो एक वोट का मैंडेट लेके आते हैं, वो पार्लियामेंट से अपना विजन जरूर लेते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिस्पांसिबिलिटी उनकी होती है और वो आइन और कानून की हदूद में रह के तो काम अपने तौर पे फैसले तो बहुत कर सकते हैं। ये फैसला करना फिर इकट्ठा, यानी बहुत सी चीजें पार्लियामेंट में डिस्कस होनी चाहिए। इन एडिशन टू दैट जहां आप समझते हैं कि कुछ तहफुजात हैं वो चीजें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आती हैं, लेकिन अगर आप हर चीज के ऊपर पॉइंट उठाएं, आप सी पैक पे पॉइंट उठा दें, आप एनएलजी जो आपकी गैस है इसके ऊपर, लिक्विड गैस के ऊपर पॉइंट उठा दें, आप किसी गाड़ी आपने रोड बनानी है तो पॉइंट उठा दें, तो ये सारी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में नहीं आ सकती, क्योंकि मरकजी हुकूमत का आज ये है, कल पीपल पार्टी थी, परसों कोई और जमात होगी, तो उनके पास भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एट द एंड ऑफ द डे वो आंसरेबल होते हैं इसकी। तो इसलिए वेयर एज असेंशियल जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आने चाहिए, लेकिन उनकी कम जरूरत रहनी चाहिए। ज्यादातर चीजें पार्लियामेंट में डिस्कस होके हुकूमत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर स्टेप्स इन दी लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री लेती है और फिर उसके लिए अकाउंटेबल होती है। अगर वो बैकफायर करता है तो हुकूमत को फिर थ्रू द बैलेट बॉक्स उसका एहतसाब हो जाता है, और अदरवाइज लोग कोर्टों में भी जा सकते हैं अगर आप वायलेट करते हैं लोकल रूल्स को, और कोर्ट्स आपकी ओपन है, मीडिया हम डिस्कस करते हैं, यही एहतसाब होता है ना हुकूमत का। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जफर इलाली साहब शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। शाज़िया ज़ीशान को नाइट एडिशन से इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।